छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। जी हाँ, आज हम प्रकृति प्रेमी व प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले छायावादी रचनाकार सुमित्रानंदन पंत की कविता जनगीत के बारे में बात करेंगे। यह कविता कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में पढ़ी जाती है, पर इस कविता को पढ़ने व समझने से पहले हमें इस कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। हिंदी कविता में सुमित्रानंदन पंत की पहचान एक छायावादी कवि के रूप में है। वह छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनके अतिरिक्त छायावाद के 3 और महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनके नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त है, पर शायद उन्हें अपना यह नाम बहुत पसंद न आया, इसीलिए आगे चलकर उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया और तब से यह नाम हिंदी साहित्य में चल पड़ा और आज हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना यात्रा के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव छायावादी रचनाओं का है, जिनमें वाणी, पल्लव, गुंजन जैसी रचनाएं हैं। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। दूसरा पड़ाव सामाजिक विचारधारा और प्रगतिवादी रचनाओं का है, जिनमें युगांत, युगवाणी, ग्राम्या जैसी रचनाएं हैं। तीसरा और अंतिम पड़ाव अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं का है, जिनमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि जैसी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में कवि ने आध्यात्मिक चेतना के विकास की बात कही है। सुमित्रानंदन पंत के जीवन में अरविंद ऋषि के अतिरिक्त महात्मा गांधी का भी काफ़ी प्रभाव रहा। वह महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित रहे। 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने अंग्रेजों के अधीन सरकारी संस्थानों के बहिष्कार की बात की, तो महाविद्यालय में पढ़ रहे सुमित्रानंदन पंत ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर पर रहकर पढ़ने का फैसला लिया और घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उन्होंने रूपाभ नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया है। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी तथा चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वैसे तो पंत जी आजीवन अविवाहित रहे, पर उनकी रचनाओं में नारी के कल्याण और उत्थान की बात सर्वत्र दिखाई पड़ती है। अगर उनके संपूर्ण रचनाओं पर आप दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि वह प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के कवि होने के साथ साथ उनकी रचनाओं में संपूर्ण मानव जाति और मानवता के विकास की बात कही गई है। तो चलिए आज हम इस महत्वपूर्ण कवि की रचना जनगीत को पढ़ते हैं। जीवन में फिर नया विहान हो। विहान का मतलब सवेरा। कवि जीवन के नए सवेरे की बात करता है। यह सवेरा प्रतीक है खुशहाली का, समृद्धि का। एक प्राण एक कंठ गान हो। एक प्राण एक कंठ का मतलब कवि यहाँ आपसी सहयोग और संगठित होने की बात करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक का दुख दूसरे का दुख हो, एक का सुख दूसरे का सुख हो, क्योंकि आपसी सहयोग और एक होने के कारण ही हम जीवन में विकास कर पाएंगे। जीवन में फिर नया विहान हो, एक प्राण एक कंठ गान हो, बीत अब रही विषाद की निशा। विषाद यानी दुख और निशा का मतलब रात। कवि कहता है कि अब धीरे धीरे दुख की यह रात बीतने वाली है। दिखने लगी प्रयाण की दिशा। प्रयाण यानी मुक्ति की दिशा, विकास की दिशा, प्रगति की दिशा। कवि कहता है कि जैसे जैसे दुख की रात बीतती है, मुक्ति की, प्रगति की, विकास की राह दिखाई पड़ने लगती है। मुक्ति अन्याय से, मुक्ति अत्याचार से, शोषण से, कुप्रथाओं से, अंधविश्वास से। गगन चूमता अभय निशान हो। अभय का मतलब होता है निडर, साहस। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि अगर हम अन्याय से, अत्याचार से, कुप्रथाओं से, अंधविश्वासों से लड़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले निडर होना होगा, साहस होना होगा, क्योंकि डर मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आप डर से दूर ना होंगे
साहसी ना होंगे तो आप कभी भी इनका विरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कवि कहता है कि हमें निर्भय होकर जीवन को एक नई गति, एक नई ऊंचाई देनी है जो आकाश को छूने लगे। इस कविता का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।